अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा और तालबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने एफएससी और एफए का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा और तालबात एफए और एफएससी के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। So students, as you know that we were studying about the chapter number 15, homeostasis. So students, in previous lecture we were discussing about the excretion. First of all, हमें पता होना चाहिए कि excretion होता क्या है। तो excretion is a process by which animals rid themselves of waste products and of the nitrogenous byproducts of metabolism. Through excretion, organisms control osmotic pressure, the balance between or inorganic ions and water, and maintain acid-base balance. The process thus promotes homeostasis, the constancy of the organism's internal environment. Every organism, from the smallest protists to the largest mammals, must rid itself to the potentially harmful byproducts of its own vital activities. This process in living thing is called elimination, which may be considered to encompass all of the various mechanisms and processes by which life forms dispose of or throw off waste products, toxic substances, and dead portions of the organism. The nature of the process and of the specialized structure developed for waste disposal vary greatly with the size and complexity of the organisms. Four terms are commonly associated with waste disposal processes and are often used interchangeably, though not always correctly: excretion, secretion, egestion, and elimination. These four terms are used mainly for the waste disposal process. Excretion is a general term referring to the separation and throwing off of waste material or toxic substances from the cell and tissue of a plant or animal. So student, this was a brief introduction about the excretion. Now we move on to our today's topic, which one is excretion in vertebrates. The ancestors of vertebrates, the invertebrate chordates, have segmentally arranged excretory structure throughout the body like the metanephridia in earthworm. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एंसेस्टर हैं इनवर्टेब्रेट्स के, जो कि कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जैसा कि अर्थवर्म के अंदर मेटानेफ्रीडिया, यानी कि मेटानेफ्रीडिया की फॉर्म में अर्थवर्म क्या करते हैं, उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है मौजूद होते हैं और उनसे वो अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं बाहर बॉडी से. दिस करेक्टर इज वेल रिप्रेजेंटेड इन द प्रिमिटिव वर्टेब्रेट hagfishes which have kidney with segmentally arranged tubules. However, the contrasting development proceeded in evolution in other vertebrates with the appearance of kidney. बात करें कि जो वर्टेब्रेट्स हैं, जैसा कि हैग फिशेस हो गई, जो कि पुराने वर्टेब्रेट्स हैं, उनके अंदर किडनी होते थे जो कि सेगमेंटली अरेंज होते थे ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में. जबकि जब उनमें एवोल्यूशन हुई तो फिर उनके अंदर अपेयरेंस हो गई किस चीज़ की, किडनी की. किडनी कंटेन न्यूमरस ट्यूब्यूल्स, किडनी के अंदर बहुत सी ट्यूब्यूल्स होती हैं, नॉट अरेंज्ड सेगमेंटली, जो कि सेगमेंट उसके अंदर नहीं होते. क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द किडनी इज नेफ्रॉन. तो यहाँ पर जो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या है, नेफ्रॉन है. ठीक है, वो कह रहे हैं कि किडनी के अंदर बहुत सी ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, लेकिन उसके अंदर सेगमेंटेशन नहीं होती, मतलब कि उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता. और इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद होता है. नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से मुराद है बहुत बारीक बारीक जो है वो खून की नालियाँ मौजूद होंगी जो कि किडनी के अंदर मौजूद होती हैं. और किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, वो नेफ्रॉन पर मुश्तमिल होता है. क्लियर हो गया. अगर मैं आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी.
सो स्टूडेंट दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ये हम किडनी को जब हमने कट किया तो उसके अंदर हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ पर ये रेनल पिरामिड्स होती हैं, यहाँ पर रेनल पेल्विस होता है, ये हमारा जो आउटर जो इसकी लेयर होती है कॉर्टेक्स होती है, अंदर वाली जो होती है मेड्यूला होती है, यहाँ पर ये रेनल आर्टरी और रेनल वेल जहाँ से ब्लड वेसल्स अंदर एंटर होती हैं जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सारे में। और ये फिर आगे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से ये जो रेनल पेल्विस से जो नाली निकलती है जो कि क्या होती है यूरिटर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये किडनी है। और किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मौजूद है, ये आपको नजर आ रहा है। नेफ्रॉन सबसे पहले ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर आर्टरीज और वेन जो है एंटर होती हैं, और फिर यहाँ से यहाँ पर एक यानी कि आप कह लें कि जाली नुमा गुच्छा बना होता है जहाँ से एक तरह से सफाई हो रही होती है हमारे ब्लड की, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आता है जो कि लूप की फॉर्म में यानी कि आपको नजर आ रहा है जो कि ट्यूब्यूल्स बनी हुई हैं, ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, ठीक है। ये कौन सा है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल का पोर्शन है। उसके बाद वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल नीचे की तरफ आता है, नीचे आने के बाद आपको नजर आ रहा है कि ये यू शेप का स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से, ठीक है। इस यू शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनले। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनले। उसके बाद यहाँ से दोबारा इस तरीके से मतलब कि इस तरह राउंडेड फॉर्म में आ जाता है ट्यूब्यूलर्स की फॉर्म में, और इसको हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, इसको हम डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट पे ये कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाती हैं। तो ये बेटा ये मैं आपको एक दफ़ा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताती कि हमने पीछे बात की कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो किडनी की पहले हमने देखा कि किडनी का जो कि फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, वो नेफ्रॉन होता है। तो यानी कि इस नेफ्रॉन के बारे में बात की जा रही थी जहाँ से एक्सक्रीशन होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। तो उसका जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो कह रहे हैं कंसीडरिंग द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी ऑन मेटाबॉलिक पाथवे द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज primarily डन एट मेटाबॉलिक लेवल एंड दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक यहाँ से डेफिनेशन बन जा सकती है कि व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट। सो ये इसकी डेफिनेशन आएगी कि ऐसे केमिकल्स जो कि लाइफ के अंदर मतलब कि सस्टेनेबिलिटी करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए से, वो ऐसे केमिकल जो कि मेटाबॉलिक पाथवे से रिलीज होते हैं या पैदा होते हैं, उनकी जनरेशन जो है जो कि वेस्ट प्रोड्यूस करती है उसको मेटाबॉलिक लेवल पर उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। अब मेटाबॉलिक वेस्ट में आता क्या क्या है, दीज इंक्लूड यूरिया। मेटाबॉलिक वेस्ट में यूरिया आता है, प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। और यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म का जब प्रोसेस अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन कर रही होते हैं तब यूरिया प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है जी क्रेटिनिन। क्रेटिनिन कैसे प्रोड्यूस होगा, क्रेटिनिन प्रोड्यूस फ्रॉम मसल क्रेटिन। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड कैसे रिलीज होगा या प्रोड्यूस होगा, न्यूक्लिक एसिड से। बिलीरुबिन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन ब्रेकडाउन एंड मेटाबॉलिक ऑफ वेरियस हार्मोन्स। सो ये सारे क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूरिया, उसके बाद क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और बिलिरुबिन। Metabolic waste also include the toxins produced within the body and ingested into the body such as pesticide, drugs and food additives. The presence of waste in the body causes serious hazards thus are eliminated by excretory system. वो क्या कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है इनके अंदर बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऐसे जहरीले मादे प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि हम बॉडी के अंदर खुद से भी लेकर जाते हैं और मेटाबॉलिज्म के जरिए वैसे भी बन होते हैं। जैसे कि पेस्टिसाइड है, हमारी फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं, हम उनको अपनी बॉडी में ले जाते हैं, ड्रग्स की फॉर्म में लेकर जाते हैं या फिर फूड की फॉर्म में लेकर जाते हैं। और फिर ये जो हमारी बॉडी के अंदर जब ये एक्स्ट्रा मटेरियल मौजूद होता है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान यानी कि हज़ार्डस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो कि काम कर रहे होते हैं चीज़ों को बाहर निकालने में। फर्स्ट वन है जी लिवर। लिवर क्या होता है, आपको लिवर के बारे में हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लिवर इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सिक्वेंटली द बॉडीज सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। Due to this characteristic, liver function are pivotal to homeostasis and involve interaction with most of the body's organ system. Liver support the excretory role of the kidney by detoxifying the many chemicals poisonous and produce ammonia, urea and uric acid from the nitrogen of amino acids. वो कह रहे हैं जी लीवर जो है मेटाबॉलिज्म का मेन सेंट्रल स्टेशन है जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और यहाँ पर मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं उनकी क्लियरिंग हो रही होती है।
क्लीनिंग से मुराद वहाँ पे हमारे जितने भी फासिद मादे वगैरह होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको साफ कर दिया जाता है। तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि हमारी बॉडी का क्लियरिंग हाउस किस ऑर्गन को कहा जाता है, तो लीवर को कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये एमसीक्यू यहाँ से आपने याद रखना है। वो कह रहे हैं कि इसके क्लियरिंग हाउस वाले कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लीवर जो है क्या काम करता है, होम्योस्टेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा ये इंट्रैक्शन करता है बॉडी के डिफरेंट दूसरे ऑर्गन्स के साथ भी। लिवर जो है ये सपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी रोल में, यानी कि इसका एक्सक्रीटरी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किडनी के साथ मिलकर काम करता है बाय डिटॉक्सिफाइंग मैनी केमिकल्स। और जो बहुत से केमिकल्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड्स हो गए, इन तमाम जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं इनको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, यानी कि इनके जहरीले असरात को कम कर देते हैं। Removal of salts with water by the sweat glands or of by sebum by sebaceous glands seem to be excretory in nature. The removal of water and salts from sweat glands is for the purpose of thermoregulation, and of sebum on the skin is for the protection against microorganisms. Therefore, in context of definition of excretion, skin may not be considered as an excretory organ. वो कह रहे हैं जी कि जब हमारी बॉडी से साल्ट का रिमूवल होता है या फिर पसीने का हमारी बॉडी से रिमूवल होता है, ठीक है, सॉरी, पसीने के साथ हमारे साल्ट्स निकलते हैं और सीबम जो है वो सेबेशियस ग्लैंड से, जो कि हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होता है, वहां से जब रिलीज होता है, तो कह रहे हैं वाटर और साल्ट जो है जो कि स्वेट ग्लैंड से निकल रहा है, ये तो थर्मो रेगुलेशन की वजह से निकल रहा है ना, यानी कि ये एक हमारी बॉडी को टेम्परेचर उसका नॉर्मलाइज करने के लिए ये काम हो रहा है। जबकि सीबम जो स्किन के ऊपर से निकलता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता है। आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के तौर पर कि सीबम का क्या रोल है, तो सीबम का रोल क्या है कि ये हमारी स्किन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। जबकि स्वेट ग्लैंड्स का क्या काम होता है कि हमारी बॉडी से वाटर एंड साल्ट को रिमूव करते हैं। क्लियर हो गया एमसीक्यूज। वो कह रहे हैं कि इस कंटेक्स्ट में जो स्किन है वो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होगी, बल्कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड है जो कि इस तरीके से ये मतलब कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नहीं आते। नेक्स्ट है जी, अमंग द वेरियस नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्क्राइब्ड अर्लियर, नाइट्रोजनस वेस्ट जो के ऊपर बयान किए गए हैं, यानी कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। द मेटाबॉल यूरिया इज द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड लिवर फ्रॉम इट फ्रॉम द वेस्ट नाइट्रोजन। वो कह रहे हैं यूरिया जो है ये मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, यूरिया सबसे ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है लिवर से, जो कि वेस्ट नाइट्रोजन होता है। द मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया आर टर्म्ड एज यूरिया साइकिल। ये डेफिनेशन बन सकती है कि वो कह रहे हैं ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसके जरिए से यूरिया की प्रोडक्शन हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं 2 अमोनिया एंड 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आर शंटेड इनटू द साइकिल टू जनरेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। कह रहे हैं 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं साइकिल में, तो क्या किया जाता है, जनरेट करते हैं वो एक मॉलिक्यूल, किस चीज का, यूरिया का। 1 ammonia molecule combined with carbon dioxide and already available precursor from previous cycle, ornithine, citrulline, to form citrulline. Ornithine जब कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बना देगा, सिट्रुलिन बना देगा। सब्सिक्वेंटली अमंग अमोनिया कंबाइंड टू फॉर्म आर्जिनिन, और फिर उसके बाद वो क्या बना देगा, अमोनिया जो है वो आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। द आर्जिनिन सेपरेट बाय आर्जिनेज, आर्जिनिन को तोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाएगा जिसका क्या नेम है, आर्जिनेज, टू फॉर्म यूरिया एंड द प्रिकर्सर ऑर्निथिन फॉर नेक्स्ट साइकिल। अभी जो आर्जिनेज है ये जब आर्जिनिन को तोड़ेगा तो इसके नतीजे में बेटा एक तो यूरिया प्रोड्यूस होगा और दूसरा ऑर्निथिन प्रोड्यूस होगा। और ये जो ऑर्निथिन है ये नेक्स्ट साइकिल के लिए दोबारा से क्या करेगा, नेक्स्ट साइकिल में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, फिर दोबारा से सिट्रुलिन प्रोड्यूस होगा, फिर आर्जिनिन होगा, फिर आर्जिनेज तोड़ेगा यूरिया में और फिर ऑर्निथिन में। इस तरीके से ये साइकिल जो है ये कंप्लीट होता रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शंस हैं लीवर के, यानी कि लीवर जो है वो क्या क्या बनाता है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस में देखते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है, जैसा कि अमोनिया हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। क्लियर हो गया। और इसका फंक्शन क्या होगा, सपोर्ट किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल। ये किडनी का फंक्शन जो है उसको, यानी कि जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करने का फंक्शन है किडनी का, उसको उसमें हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा होता है, जैसा कि प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजिन हो गया एंड एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये क्या है, पहले नंबर पे जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन है ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में यूज होते हैं, जबकि एल्ब्यूमिन जो है ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक
ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी बाइल। बाइल इमल्सिफाइज फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल का क्या काम होता है कि फैट्स को जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है उनको इमल्सिफाई कर देना। इमल्सिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स को जनरेट करता है, जिनका क्या काम होता है, रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री। ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करते हैं। स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए एनर्जी और जो हेल्प चाहिए होती है उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लार्ज अमाउंट में लिपिड्स मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, लिपोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो इन तमाम चीज़ें जो बनती हैं लिवर के अंदर, ये क्या करती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती हैं और ब्लड केमिस्ट्री में भी काम कर रही होती है। नेक्स्ट है जी स्टोरेज। ये किस चीज़ को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो स्टोरेज में सबसे पहले ये आयरन को स्टोर करता है, यानी कि ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन। यानी कि टिश्यू आयरन को जब स्टोर करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा टिश्यूज को हेमोग्लोबिन के अंदर। नेक्स्ट है जी ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन क्या करता है, एनर्जी को रिजर्व करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। कन्वर्जन, अब यहाँ पर स्टोरेज में कितनी चीजें हमने पढ़ी हैं, आयरन और ग्लाइकोजिन पढ़ा है। नेक्स्ट कन्वर्जन, यानी कि किस किस चीज को कन्वर्ट कर देता है हमारा लिवर। सो एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजिन। हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पाई जाती है उसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टिक एसिड, और उसके बाद लैक्टिक एसिड जो है उसमें कन्वर्ट करता है एसिड टू ग्लाइकोजिन, उसको ग्लाइकोजिन में करेगा एंड स्टोर ग्लाइकोजिन टू ग्लूकोज। और फिर उसके बाद जो ग्लाइकोजिन जो कि स्टोर्ड फॉर्म में है, जब हमारी बॉडी को उसकी जरूरत होगी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज और यूज, यानी कि जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो उसको निकालेगा और फिर उसको यूज कर लेगा। नेक्स्ट है जी रिसाइकलिंग। ये रिसाइकलिंग में क्या करेगा, कंटेंट्स ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल आयरन एंड अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन, इनको क्या कर लेगा, रिसाइकल कर लेगा। यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद आयरन और दूसरे जो हेमोग्लोबिन के पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, दोबारा से रिसाइकल कर लेगा। और ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट है बेटा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करेगा, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या टॉक्सिक केमिकल्स उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी कि उनका इफेक्ट्स को कम कर देता है। मैनी हार्मफुल केमिकल्स लाइक फूड एडिटिव पेस्टिसाइड एंड ड्रग्स, ये क्या करते हैं, इनको जैसे कि कम कर देता है। असिस्ट किडनी इन टॉक्सिन डिस्पोजल, जैसे कि किडनी का फंक्शन है टॉक्सिक को डिस्पोजल करना, उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है ये। Liver not only involved in the synthesis of nitrogenous waste to assist kidney in their disposal, but also has numerous crucial functions of homeostasis importance. These functions belong to synthesis, storage, conversion, recycling and detoxification categories. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ना सिर्फ लिवर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को डिस्पोज करने में किडनी की मदद करता है, बस इसके अलावा भी बहुत सारे होम्योस्टेटिक के फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, जैसा कि सिंथेसिस करना, अभी हमने ऊपर पढ़ा, स्टोरेज करना, कन्वर्जन करना, रिसाइकलिंग करना एंड डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि फंक्शंस क्या हैं लिवर के, तो आप इन फंक्शंस को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी यूरिया। यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ, ये यूरिया की डेफिनेशन आप करेंगे यहाँ से। यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल विच कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट देन द अमोनिया एंड कैन बी eliminated with 1/10 quantity of water as compared to ammonia। कह रहे हैं यूरिया जो है अमोनिया, यूरिया साइकिल के अंदर ज़्यादा डिटॉक्सिफाई होती है अमोनिया से, विच कैन बी रिटेन द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर मौजूद होती है और एलिमिनेट करती है 1/10 क्वांटिटी वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया। यानी कि अमोनिया को जितना वाटर चाहिए होता है उससे 10 गुना ज़्यादा कम जो है उसमें रिटेन बाहर एलिमिनेट कर जाती है। नेक्स्ट है बेटा यूरेनरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा लिवर है उसके बाद क्या आया है, हमारा यूरेनरी सिस्टम आया है। अब यूरेनरी सिस्टम जो हमने पढ़ा कि ये किस चीज़ से रिलेट करेगा, किडनी से। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि लिवर और किडनी दो मेन ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं ह्यूमन की, तो ये उसी से रिलेटेड है यूरेनरी सिस्टम। अ पेयर ऑफ किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन की डेफिनेशन है कि हमारी किडनी जो है उसके अंदर मिलियंस की तादाद में जो फंक्शनल यूनिट पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। द नेफ्रॉन हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई वाया द रेनल आर्टरी। और नेफ्रॉन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड सप्लाई कौन कर रहा होता है, रेनल आर्टरीज कर रही होती हैं, विच लीव ईच किडनी वाया द रेनल वेन। द फंक्शन ऑफ किडनी एंड ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज वेरी एविडेंट
from the fact that weight of the kidney accounts for less than 1% of the total body weight while receiving 20% of blood supplies with each cardiac beat. Following filtration of blood and further processing through tubular system, urine is collected in a central cavity of the kidney pelvis. वो कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन के लिए जो ब्लड जो है फिल्ट्रेशन के बाद कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, पेल्विस के अंदर, रेनल पेल्विस जिसको हम कहते हैं उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू द डक्ट कॉल्ड यूरिटर, जो कि और फिर वहां से यूरिन जो है हमारी जो बॉडी है उसको कैसे छोड़ता है, यूरिटर के जरिए छोड़ता है। यूरिटर्स क्या होते हैं, यूरिटर्स ऑफ बोथ द किडनी ड्रेन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिटर जो है ये जाकर किस में ओपन होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, वहां पर थोड़े देर के लिए यूरिन को स्टोर करना और उसके बाद यूरिथ्रा के जरिए से बॉडी से रिमूव कर देना, ठीक है। विच एम्प्टीज नियर द वेजिना इन फीमेल और थ्रू द पेनिस इन मेल्स, जो कि फीमेल्स में वेजिना के जरिए से पास से रिमूव होती है और पेनिस में मतलब मेल्स में पेनिस के पास से। Sphincter muscles near the junction of the urethra and the bladder control the urine in bladder. Sphincter muscles होते हैं यूरिथ्रा के अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं यूरिन को ब्लैडर के अंदर। ये हमारा सिस्टम यानी कि स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बॉडी का, जिसके अंदर हमें ये देखें, ये आपको किडनी नजर आ रही है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट किडनीज है। यहाँ से हमारे जो मेन जो वेन्स है, आर्टरीज और वेन्स जो है ये अंदर हमारी हर किडनी के अंदर देखें एंटर हो रही है, ठीक है, एंटर यहाँ से इधर और ये इधर जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली जो येलो कलर की जो नीचे दो लाइंस आ रही हैं, ये वाली नालियां आ रही हैं, ट्यूब्यूल्स, इनको हम यूरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, यूरेटर, ठीक है। और ऐसा पोर्शन किडनी का जहाँ से ये निकलती है, यूरेटर जहाँ से निकल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखें ये दोनों यूरेटर जो है वो आकर किस चीज के अंदर इकट्ठी होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठी होती हैं और फिर यूरिथ्रा के जरिए से बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट है जी नेफ्रॉन। अब ये जो हमने किडनी के बारे में देखा, इस किडनी का फंक्शनल यूनिट है, यानी कि इस किडनी के अंदर काम कौन कर रहा होता है ब्लड को साफ करने के लिए या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, तो वो है नेफ्रॉन। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेफ्रॉन। द फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी आर अरेंज्ड अलोंग टू डिस्टिंक्ट रीजन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। यानी कि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, जो आउटर पार्ट होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे, जो इनर पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, मेड्यूला कहेंगे। क्लियर है। द नेफ्रॉन अरेंज्ड अलोंग द कॉर्टेक्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल। जो नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टेक्स के नज़दीक जो है कॉर्टिकल में अरेंज होते हैं, यानी कि कॉर्टिकल रीजन की तरह से। हाउएवर दोज अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला विद द ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन इनर मेड्यूला आर जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स के नज़दीक होंगे उनको हम कॉर्टिकल कहेंगे, जबकि जो इनर मतलब कि मेड्यूला में अंदर की तरफ मौजूद होंगे लॉन्गिट्यूडनल उसमें वे में, तो उनको हम कहेंगे जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दिस जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन आर स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। और ये जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। In each nephron, inner end form a cup-shaped swelling called Bowman's capsule. मैंने आपको पिछले स्ट्रक्चर में भी दिखाया था कि बोमेन कैप्सूल होता है जिसके अंदर बहुत सी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा मौजूद होता है, ठीक है। और ये एक बॉल शेप स्ट्रक्चर होता है, कप शेप, एंड इट इज अराउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस जो है वो मौजूद होती हैं कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस सर्कुलेट ब्लड थ्रू कैप्सूल एज इट अराइव्स थ्रू afferent arterioles and leaves the capsule by afferent arterioles. The blood vessels subdivides again into another network of capillaries. वो कह रहे हैं blood vessels को दोबारा से divide कर दिया जाता है capillaries के अंदर, यानी कि arteriole से दोबारा किसमें convert कर देते हैं, capillaries में। The peritubular capillaries जिनको हम कहते हैं, ठीक है। Bowman capsule continue as extensively convoluted proximal tubule, loop of Henle and distal tubule। जैसे कि मैंने आपको उसकी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाया था कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल फर्स्ट वाला जो कि रोल हुआ होता है, फिर उसके बाद यू शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लूप ऑफ हैनले कहते हैं, देन उसका दोबारा से उस तरीके से रोलिंग आ जाती है जिसको हम ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल, विच एम्प्टीज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। और साइड पे एक कलेक्टिंग डक्ट मौजूद है जिसके अंदर ये तीनों चीजें जो जाकर ओपन हो जाती हैं। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू पेल्विस। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स किसमें ओपन होती हैं, पेल्विस में। द फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस पासेस थ्रू दिस स्ट्रक्चर
and is processed ultimately for urine formation. ये जो ब्लड है यहाँ से फिल्ट्रेट होगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, यूरिन फॉर्मेशन बनेगी या होगी. द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज इंटरमिंगल विद प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन इन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. एडिशनल कैपिलरीज एक्सटेंड डाउन टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेसल वेसा रेक्टा. इसके अंदर वेसल रेक्टा एक बन जाती है. बेटा यहाँ से आप इस डायग्राम को गौर से देखें, जैसा कि यहाँ पर ये किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है. और इस किडनी के अंदर से देखें ये वाले जो मौजूद हैं, जो कि इस तरीके से कॉनिकल शेप में मौजूद हैं, इसको हम रेनल पायरामिड्स कहेंगे. इन रेनल पायरामिड्स के अंदर के अंदर जो है ये नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है. और यहाँ से ये देखें ये क्या निकाला जा रहा है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है आपको. ये जो है ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमेन कैप्सूल यानी कि कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है. ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है. देखें जैसा कि ये रेड रेड आपको नजर आ रहा है. और ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है ये बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर मौजूद है. यहाँ से जब ब्लड जो है देखें यहाँ से इन आर्टरीज के जरिए से एंटर होगा. जब ये ब्लड एंटर होगा यहाँ से तो ये इनको नेटवर्क ऑफ कैपिलरी क्या करेगा, इनको साफ कर देगा, फिल्ट्रेट कर देगा. और फिर यहाँ से ये जो ब्लड है, जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पर आएंगे इन ट्यूब्यूल्स में. ये जो फर्स्ट वाला जो कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का दिखाया गया है, इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, क्योंकि ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में होते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है. और उसके बाद ये नीचे जो आपको ये जैसे जैसे एरो हो जा रहा है आप देखें ये यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है. इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले. क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले. देन ये दोबारा ट्यूब्यूलर फॉर्म में आ जाता है इस तरीके से और इसको लास्ट वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल. उसके बाद ये डिस्टल ट्यूब्यूल ओपन किस में होती है, ये होती है कलेक्टिंग डक्ट में. और फिर वहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इस रेनल पेल्विस के अंदर, देखें यहाँ से ये सारा प्रोसेस हुआ. यहाँ पर लाखों की तादाद में नेफ्रॉन्स मौजूद हैं इस तरीके से, ठीक है. उन्होंने उसको ब्लड को जो फिल्टर किया और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था उसको कहाँ पे, इस रेनल पेल्विस में आ गया. इस रेनल पेल्विस से देखें लास्ट पे ये वाली एक ये जो है एरो से आप नजर आ रहा है, ये वाली जो डक्ट निकल रही है इसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर. इस यूरेटर के जरिए से यूरिन जो है वो किसके अंदर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में. और यूरिनरी ब्लैडर से देन यूरिथ्रा के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा. अगर हम फंक्शंस की बात करें कि इनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले फिल्ट्रेशन है, यानी कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा. ब्लड पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू बोमेन कैप्सूल. It is specifically filtered here unlike at the other part of the vessel because glomerulus wall are porous and the fraction of the blood pressure reaching here provide the filtration pressure. ठीक है. वो कह रहे हैं कि जी ब्लड जो है जब ग्लोमेरुलस के अंदर जो बोमेन कैप्सूल वहीं पर ही मेनली जो है वो फिल्टर हो जाता है. क्यों होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं, उनके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जो कि जब ब्लड का जो प्रेशर आता है वहां से तो उसके जरिए से फिल्ट्रेट प्रेशर जिसको हम कहेंगे, उस प्रेशर के जरिए से वो क्या होते हैं, वहां से फिल्टर हो जाते हैं. द फिल्ट्रेट अपेयरिंग इन बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और जो फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आएगा उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे. विच कंटेन न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स एटसेट्रा इन एक्वस सॉल्यूशन. वो कह रहे हैं कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो कि जिसको हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं, जब वो बोमेन कैप्सूल में आया है तो उसके अंदर भी बहुत से ऐसे मादे मौजूद हैं, ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड, सॉल्ट वगैरह है. तो अब हम उनको क्या करेंगे, क्या वैसे ही बॉडी से बाहर रिमूव करने देंगे, नहीं, बल्कि हम उसको क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे. जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, दोबारा से रीअब्जॉर्ब करेंगे बॉडी के अंदर. ऑल द यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. उनको कहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब किया जाता है. एंड व्हेन फिल्ट्रेट लीव प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, और जब वो फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से आगे जाएगा तो उसके अंदर ज्यादातर कौन से मौजूद होते हैं, सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होता है. यानी कि उसके अंदर ज्यादातर जो मादे हैं जो कि हमारी काम के थे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह, उसको हमने ऑलरेडी उसको क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया. नेक्स्ट बेटा है लास्ट फंक्शन है सेक्रेशन. उसके बाद हम उसको सेक्रेट कर देते हैं. ट्यूबुलर एपिथेलियम आल्सो सेक्रेट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमेन. This secretion is very selective and is mainly of hydrogen ion to balance pH level of the filtrate passing through the tubule. उसके बाद वो कहते हैं उसको हाइड्रोजन आयंस और बैलेंस करने के लिए फिल्ट्रेट का ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सारा कुछ सेक्रेट किया जाता है और इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरिन जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है.
So student, there are some questions related to our today topic. First one, define metabolic waste. So student देखें यहाँ पर ये metabolic waste की definition दी गई है कि excretion in human में यहाँ से स्टार्ट से लेकर यहाँ तक, ये है मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट द यूरिया साइकिल, क्या आप यूरिया साइकिल के बारे में क्या जानते हैं। सो यहाँ पर हमारा लिवर के अंदर यहाँ पर ये यूरिया साइकिल दिया गया है, द मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ से लेकर और ये लास्ट तक यहाँ पर हमने यूरिया साइकिल को डिफाइन करना है। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन, राइट द स्टोरेज प्रोडक्ट्स ऑफ लिवर एंड देयर फंक्शन, कि लिवर के स्टोरेज प्रोडक्ट्स कौन से हैं और उनके फंक्शन कहाँ क्या है। सो स्टोरेज प्रोडक्ट में आयरन और ग्लाइकोजिन आएगा और यहाँ पर ये इनके फंक्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट है जी फोर्थ क्वेश्चन, राइट अबाउट द कन्वर्जन इन लिवर, यानी कि लिवर के अंदर कन्वर्जन के बारे में क्या जानते हैं। तो ये आपको कन्वर्जन के बारे में यहाँ पर ये दिया गया और सामने उसके फंक्शंस बताए गए हैं। नेक्स्ट है डिफाइन यूरिया, यूरिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बेटा ये यूरिया की डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद है नेम द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा, इसके अंदर ये पेल्विस आ गया है, देन यूरिनरी ब्लैडर आ गया है, यूरिथ्रा है, यूरिटर है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है जी डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में आप क्या जानते हैं, उनमें आप डिफरेंस करें। तो बेटा ये यहाँ से आपने कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा है। तो आपने यहाँ स्टार्ट से लेकर कि ऐसे नेफ्रॉन जो कि कॉर्टेक्स में अरेंज होते हैं उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो अंदर डीप यानी कि मेडुला में मौजूद होंगे वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहलाएंगे। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस का क्या फंक्शन है। तो बेटा यहाँ से ये आपने ग्लोमेरुलस के बारे में बताना है कि ग्लोमेरुलस होता क्या है, देन ग्लोमेरुलस सर्कुलेट ब्लड थ्रू कैप्सूल एज, ये सारा इसका क्या है फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन के बारे में आप क्या जानते हैं। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की सबसे पहले डेफिनेशन उन्होंने पूछी हुई है, आप वो बता देंगे इसके अंदर, और फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ये दिया हुआ है कि आपने रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बताना है कि ये क्या होता है और इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, सॉरी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे। आई होप इसको आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बेटा अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।